हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज जो मॉक टेस्ट है वो दैट इज क्लाइमेट चेंज एंड एग्रीकल्चर। सो दिस इज द लास्ट मॉक टेस्ट ऑफ सेकेंड यूनिट। ओके, सो नेक्स्ट कल से हम लोग थर्ड यूनिट कवर करेंगे। तो कंग्रेचुलेशंस ऑल ऑफ यू दैट यू हैव कवर्ड 2 यूनिट्स, लाइक 20% यू हैव कवर्ड। सो कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। सो कुछ क्वेरी था, हम लोग मॉक टेस्ट स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेरी था जो स्टूडेंट्स लोगों का आपका, तो उसको पहले क्लियर कर लेते हैं। सर हमको नोट्स नहीं मिल पा रहा है। देखो मैं नोट्स बना सकता हूं, लेकिन ये जो एमसीक्यू बना रहा हूं इसको मैं डायरेक्टली कहीं से, ऐसे नहीं है कि एमसीक्यू ऑलरेडी अवेलेबल है और मुझे मिल गया और मैं उसको पीपीटी बना के आपको प्रेजेंट कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। मुझे ये एमसीक्यू जो 30 एमसीक्यू सब यूनिट से मैं बना रहा हूं, उसके लिए मुझे बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है, 3 से 4 घंटा या फिर 5 घंटा कभी कभी। उसको मैं बुक से पढ़ रहा हूँ या फिर डिफरेंट इंटरनेट से या फिर डिफरेंट सोर्सेज से मैं कलेक्ट करके उसको बना रहा हूँ। ओके, देन नेक्स्ट क्वेरी इज, कुछ डाउट था स्टूडेंट लोगों का कि सर हमारा डाउट क्लियरेंस नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए मैं एक इनिशिएटिव लिया हूँ, एक टेलीग्राम चैनल ओपन किया हूँ। आपको उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। तो वहां पे बहुत सारे प्रोफेशनल है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स है, लाइक मास्टर्स डिग्री पीएचडी करके जो भी स्टूडेंट्स है। तो उसमें क्या आप अपना क्वेरी डाल दो, कोई ना कोई आपको रिप्लाई जरूर देगा, क्योंकि बहुत सारे जो है एग्रोनॉमी सब्जेक्ट का हो गया या फिर सॉइल साइंस सब्जेक्ट का हो गया, बहुत सारे वहां पे ऑलरेडी पीएचडी कैंडिडेट अवेलेबल है। तो आपका क्वेरी इजीली सॉल्व हो जाएगा आई थिंक, अगर मैं बिजी रहता हूँ या फिर मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ तो। ओके, नेक्स्ट थिंग इज, मॉक टेस्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक शॉर्ट क्लिप दिखाना चाहता हूँ। आपको पता चलेगा कि क्यों मैं आपको सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहा हूँ, क्यों आपको शेयर करने के लिए बोल रहा हूँ, क्यों मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है। ये सारी चीज मैं जनरली एक्सक्यूज नहीं देता, लेकिन ये शॉर्ट क्लिप देखने के बाद आप रियलाइज करोगे कि सच में वीडियो बनाने के लिए इतना सारा मेहनत लगता है, राइट। ये जो क्लिप है इसको देख लो, उसके बाद हम लोग मॉक टेस्ट स्टार्ट करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, बीइंग ए कोर्स क्रिएटर, only I can tell you the efforts it requires to prepare a single YouTube course. Here you can find the final output, but let me show you the scene behind. I have to prepare MCQs from textbooks and it takes 4 to 5 hours to prepare 30 MCQs. Okay, then I have to prepare the PPT out of it. Out of these MCQs, I have to prepare PPT. Then I have to set up my studio. Let me show you my studio. This is my studio and I have to check the green screen, camera, microphone, light, etc. Then I record my lecture. Okay, this is not the final, but I have to edit those lectures, render it and then upload as well as schedule it for you on my YouTube channel. So it takes a lot of effort to prepare one single lecture. So you may understand this and consider subscribing my channel. Thank you. God bless you. So students, let's start the 10th mock test in this series. So let's start with the first question. What is the first question? The way climate fluctuates yearly above or below the long-term average is called. The way climate fluctuates yearly above or below the long-term average is called. Options are weather variability, climate variability, weather change, climate change. The right answer is climate. The way climate fluctuates, climate कैसे फ्लक्चुएट कर रहा है ऑन ईयरली बेसिस, ऑन द लॉन्ग टर्म एवरेज जो क्लाइमेट का है, कोई भी प्लेस के क्लाइमेट क्या है, क्लाइमेट एक लॉन्ग टर्म एवरेज है और एक लार्जर एरिया में जो वेदर का फेनोमेना है, राइट। लॉन्ग टर्म के लिए जो वेदर का फेनोमेना है उसको बोलते हैं क्लाइमेट, राइट। वेदर क्या है? वेदर इज ए डे टू डे एक्टिविटी ऑफ द एटमोस्फियर। ओके, सो आज गर्मी लग रहा है, आज बारिश हो रहा है, ये क्या है? वेदर है। लेकिन एक ट्रॉपिकल क्लाइमेट बोलते हैं हम, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट बोलते हैं, टेम्परेट क्लाइमेट बोलते हैं, वो एक लॉन्ग टर्म एवरेज है, राइट। 35 ईयर्स, 50 ईयर्स, जनरली 35 ईयर्स कंसिडर किया जाता है, जो कि लॉन्ग टर्म एवरेज के लिए रेनफॉल हो गया या फिर टेम्परेचर हो गया, इसके लिए जो ईयरली जो चेंजेस होता है विथ लॉन्ग टर्म एवरेज, सपोज ये लॉन्ग टर्म एवरेज हो गया, ईयरली जो चेंजेस होता है उसको बोलते हैं क्लाइमेट वेरिएबिलिटी। वेदर वेरिएबिलिटी क्या होता है? डे टू डे एक्टिविटी, जो डे टू डे चेंजेस होता है उसको बोलते हैं वेदर वेरिएबिलिटी। ओके, क्लाइमेट चेंज क्या होता है? क्लाइमेट चेंज एक लॉन्ग टर्म में, सपोज 30-50 ईयर्स में जो टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर था या फिर रेनफॉल हो रहा था, नेक्स्ट वहां पे एक ड्रास्टिक चेंज हो गया, तो उसको बोलते हैं क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया साइक्लोनिक स्टॉर्म्स आर जनरली ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग। इन इंडिया साइक्लोनिक स्टॉर्म्स आर जनरली ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग। ऑप्शंस आर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अक्टूबर, दिसंबर, बोथ ए एंड सी।
द राइट आंसर विल बी बोथ ए एंड सी। साइक्लोनिक स्टॉर्म जो है इंडिया में कब हिट करता है? अप्रैल में एक हो गया जो कि प्री मानसून शावर लेके आता है, उससे पहले जस्ट, उसके बाद एक अक्टूबर दिसंबर में हो गया, ओके, बिफोर विंटर सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज रेडिएटिवली एक्टिव गैस? व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज रेडिएटिवली एक्टिव गैस? ऑप्शंस आर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ऑल ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों जो है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड, इसको रेडिएटिवली गैस बोलते हैं और इसको ग्रीन हाउस गैस भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्टली व्हिच बैंड ऑफ सोलर रेडिएशन इज ऑब्जर्व्ड बाय ग्रीन हाउस गैस? मोस्टली व्हिच बैंड ऑफ सोलर रेडिएशन इज ऑब्जर्व्ड बाय ग्रीन हाउस गैस? ऑप्शन सर यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव। तो राइट आंसर इज इंफ्रारेड रेडिएशन। इंफ्रारेड रेडिएशन जनरली लॉन्ग वेव रेडिएशन है और उसको इजिली जो है ग्रीन हाउस गैस ट्रैप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज? ऑप्शन सर वेदर abnormality, disturbed hydrological cycle, afforestation, imbalance in food trade। The right answer is afforestation। वेदर, अगर वेदर चेंज होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, तो क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन होता है। ओके, डिफॉरेस्टेशन इज द कॉन्सिक्वेंस। एफॉरेस्टेशन मतलब एक बंजर जमीन पे हम लोग पेड़ लगा के वहां पे एक फॉरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं, उसको बोलते हैं एफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ काट रहे हैं या फिर नेचुरली वो पेड़ डैमेज हो रहा है। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से वेदर एबनॉर्मैलिटी होता है। डे टू डे एक्टिविटी जो वेदर का है, सपोज आजकल आप देख रहे होंगे ज्यादा गर्मी लग रहा है या फिर बारिश जिस टाइम होना था उस टाइम नहीं हो रहा है, तो वो चीज जो है उसको बोलते हैं वेदर एबनॉर्मैलिटी। देन डिस्टर्ब इन हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, जैसे मैं बताया कि बारिश का जो साइकिल है वो डिस्टर्ब हो रहा है। देन इम्बैलेंस इन फूड ट्रेड, सपोज क्लाइमेट चेंज की वजह से इंडिया सपोज ज्यादा अफेक्ट हो गया और फिर सपोज जो इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट जो कंट्रीज है, सपोज पल्सेस के लिए हो गया या फिर स्पाइसेस के लिए हो गया, वो उन लोगों के पास नहीं पहुंच पाया। इंडिया से जो है वो इंपोर्ट करते थे तो नहीं पहुंच पाया, तो क्या होगा? एक ट्रेड रिलेटेड भी इम्बैलेंस इन फूड ट्रेड होगा। ये भी क्लाइमेट चेंज की वजह से जो कॉन्सिक्वेंसेस में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following is the source of greenhouse gases? Which among the following is the source of greenhouse gases? Options are change in solar constant, volcanic eruption, industrialization, all of the above। The right answer is all of the above। Next question, the major emission of carbon dioxide to the atmosphere is from? The major emission of carbon dioxide to the atmosphere is from? Options are biosphere, hydrosphere, lithosphere, stratosphere। The right answer is biosphere। Next question, which among the following is not a climate extreme event? Which among the following is not a climate extreme event? Options are drought, flood, heat wave, volcanic eruption। The right answer is volcanic eruption। volcanic eruption एक नेचुरल फिनोमेना है। जो टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं अर्थ के अंदर, वो डिस्टर्ब होने से volcanic eruption जो है एक्टिव होता है या अलाइव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IMD defined meteorological drought year when the annual rainfall is deviated by? IMD means Indian Meteorological Department defined meteorological drought when the annual rainfall is deviated by? Options are plus 25%, minus 25%, plus 50%, minus 50%। The right answer is minus 25%। Next question, the drought condition when rainfall in a region is adequate for one crop but deficient for other। Okay, so options are wrong here। Actually I have not changed these options। So drought condition when rainfall in a region, इसको याद कर लेना बस, इसको बोलते हैं रिलेटिव ड्राउट। ओके, अगर ये ऑप्शन आया इसको बोलते हैं रिलेटिव ड्राउट। रिलेटिव ड्राउट क्या है? कोई भी सर्टन एरिया में एक क्रॉप के लिए वो ड्राउट कंडीशन आ रहा है, वो जो रेनफॉल हुआ वो सफिशिएंट हो रहा है, दूसरे क्रॉप के लिए वो सफिशिएंट नहीं हो पा रहा है, उसके लिए ड्राउट कंडीशन प्रिवेल किया, तो उस कंडीशन में उसको बोलेंगे रिलेटिव ड्राउट। ओके, रिलेटिव मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन, yield of which among the following crop will increase if atmospheric carbon dioxide concentration increases to 550 ppm? कौन सी क्रॉप का जो yield है इंक्रीज होगा अगर एटमॉस्फेयर का जो कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन है
increased up to 550 ppm. Okay, options are rice, maize, both rice and maize, none. The right answer is rice. क्यों राइस में होगा? राइस इज ए C3 क्रॉप. ओके, मेज इज ए C4 क्रॉप. मेज का जो कार्बन डाइऑक्साइड सैचुरेशन पॉइंट है, कार्बन डाइऑक्साइड सैचुरेशन पॉइंट ये बहुत लो है. C4 क्रॉप का जो कार्बन डाइऑक्साइड सैचुरेशन पॉइंट यानी जहां पे जिस कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन में जो है मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी होता है वो बहुत लो है. कार्बन डाइऑक्साइड क्यों चाहिए होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एक सबस्ट्रेट है जो कि फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन होके ही फोटोसिंथेसिस होता है और ग्लूकोज मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होता है, राइट. कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके C6H12O6 जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो फॉर्मेशन होता है विथ प्रेजेंस ऑफ सोलर रेडिएशन. ओके, सो होता क्या है कि जो है C3 क्रॉप वहां पे जो कार्बन डाइऑक्साइड सैचुरेशन लेवल है वो बहुत ज्यादा है, राइट. अगर 550 ppm से ऊपर भी जाएगा तो भी जो C3 क्रॉप है वो बेटर परफॉर्म करेंगे. अगर बाकी सारे पैरामीटर्स जो है टेम्परेचर हो गया, वाटर हो गया, ये ऑप्टिमम मिल जाएगा तब. तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होने से जो C3 क्रॉप है उनका जो है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा. इसको याद कर लेना. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर विल रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी ऑफ व्हिच अमंग द फॉलोइंग क्रॉप? Increase in atmospheric temperature reduce the productivity of which among the following crop? Options are rice, wheat, both rice and wheat, maize. The right answer will be both rice and wheat. दोनों जो है C3 क्रॉप है. C3 क्रॉप में क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होने से फोटो रेस्पिरेशन जो है, फोटो रेस्पिरेशन वो बहुत ज्यादा होता है. फोटो रेस्पिरेशन बहुत ज्यादा होने से जो है नेट फोटोसिंथेसिस जो है वो डिक्रीज हो जाता है. लेकिन मेज क्या है? मेज इज ए C4 क्रॉप. सो C4 क्रॉप में क्या होता है, जो लाइट सैचुरेशन पॉइंट या फिर टेम्परेचर ज्यादा होने से C4 क्रॉप्स आर जनरली ट्रॉपिकल क्रॉप्स. ओके, तो टेम्परेचर ज्यादा होने से इनके ऊपर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज ए कॉज फॉर इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन क्रॉप? व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज ए कॉज फॉर इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन क्रॉप? Options are change in temperature, change in precipitation, change in carbon dioxide concentration, change in soil moisture. The right answer will be change in soil moisture. ये जो है indirect effect है, ये तीनों जो है ये direct effect है. Next question, what is the direct effect of increase in atmospheric temperature on crops? क्रॉप के ऊपर क्या क्या डायरेक्ट इफेक्ट पड़ सकता है अगर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इंक्रीज होता है? तो ऑप्शन सर, ड्राउट, इंक्रीज इन क्रॉप ग्रोथ पीरियड, डिक्रीज इन क्रॉप ग्रोथ पीरियड, नॉन ऑफ द अबव. द राइट आंसर विल बी डिक्रीज इन क्रॉप ग्रोथ पीरियड. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर स्टडीइंग द इफेक्ट ऑफ एलिवेटेड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन प्लांट ग्रोथ? एलिवेटेड कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन डे बाय डे बढ़ रहा है उसको स्टडी करने के लिए इनमें से कौन सी मेथड जो है फॉलो किया जाता है? ऑप्शंस आर BOD इनक्यूबेटर, फील्ड एक्सपेरिमेंटेशन, नेट हाउस एक्सपेरिमेंटेशन, ओपन टॉप चैम्बर. द राइट आंसर इज ओपन टॉप चैम्बर. इसको बोलते हैं OTC चैम्बर. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर? इनमें से कौन सी जो है ट्रू नहीं है फॉर इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर? सो ऑप्शंस आर इंक्रीज इन ट्रांसपिरेशन रेट, लॉस ऑफ सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन, सॉइल इरोजन, yield reduction is more in C4 than C3. The right answer is yield reduction in C4 and than C3. This is not correct. Okay. C4 में जो है yield reduction ज्यादा नहीं होगा, C3 में ज्यादा होगा. मैं डिस्कस कर चुका हूं जो कि फोटो रेस्पिरेशन होता है C3 में ज्यादा, तो वहां पे yield reduction ज्यादा होगा, राइट. सॉइल इरोजन ये भी होगा क्योंकि सॉइल ड्राई हो जाएगा तो सॉइल इरोजन ज्यादा होने के चांसेस है. लॉस ऑफ सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन, सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन ऑक्सीडाइज हो जाएगा. इंक्रीज इन ट्रांसपिरेशन रेट भी इंक्रीज हो जाएगा. तो द इनकरेक्ट वन इज yield reduction is more in C4 than C3. Yield reduction will be more in C3, right? Next question. The adaptation and mitigation strategy which increase the capacity of the system to respond to resist damage due to climate variability is known as.
अडेप्टेशन और मिटिगेशन स्ट्रैटेजी जो हम यूज करके प्लांट का जो डैमेज होने से, क्लाइमेट चेंज को लेकर डैमेज होने का जो रेजिस्टेंस कैपेसिटी अगर हम बढ़ाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन सर, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, हाईटेक एग्रीकल्चर, प्रिसिशन एग्रीकल्चर। The right answer is climate resilient agriculture. Next question. The National Innovation on Climate Resilient Agriculture (NICRA) project was launched in. NICRA project was launched in. Options are 2006, 2011, 2014, 2020. The right answer is 2011. Next question. Which among the following crop has carbon dioxide concentrating mechanism and can photosynthate even at very low atmospheric carbon dioxide? Options are wheat, soybean, maize, safflower. The right answer is maize. Maize is a C4 crop. Okay. और बाकी तीनों जो है व्हीट, सोयाबीन, सनफ्लावर, ये C3 क्रॉप है। C3 क्रॉप का जो कार्बन डाइऑक्साइड सैचुरेशन पॉइंट हाई है, लेकिन C4 क्रॉप में एक मैकेनिज्म है जो जहां पे पेप्को पाया जाता है, पेप्को। ओके, C4 क्रॉप में पेप्को पाया जाता है, पीईपी कार्बोक्सिलेज, जो कि एक मैग्नेट टाइप का काम करता है, आप बोल सकते हो। ये कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप करने का एफिशिएंसी जो है पेप्को जो एंजाइम है पीईपी कार्बोक्सिलेज, उसका बहुत हाई है। तो इन C4 क्रॉप यू कैन सी, अगर आपका अराउंड 30-40 ppm भी अगर कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन वहां पे है, तो वो भी C4 क्रॉप वहां पे फोटोसिंथेसिस अपना कर सकता है। लेकिन C3 क्रॉप का फोटोसिंथेसिस के लिए एटलीस्ट आपको 100-200 ppm, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड एग्जैक्टली मैं नहीं बता पा रहा हूं, लेकिन ज्यादा चाहिए, ओके, देन C4 क्रॉप। C4 क्रॉप कम कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन में भी आपका फोटोसिंथेसिस कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which among the following is the central to plant productivity in climate change scenario? Climate change scenario में प्लांट प्रोडक्टिविटी के लिए कौन सी मैकेनिज्म जो है रेस्पॉन्सिबल रहता है? ऑप्शन सर, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, सोर्स सिंक रिलेशनशिप, ट्रेड ऑफ बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड गेन एंड वाटर लॉस। The right answer is trade off between carbon dioxide gain and water loss. Next question, the growth of which group of crops will be more in elevated carbon dioxide concentration? The growth of which of the following group is more in elevated carbon dioxide concentration? Options are C2 crops, C3 crops, C4 crops, CAM crops. The right answer is C3 crops. We have already discussed about it. Next question, which among the following crops will be affected more by climate change? Which among the following crop will be affected more by climate change? Options are cereals, pulses, oilseed, both B and C. The right answer is cereals. Okay, cereal crop जितने भी है, राइस, व्हीट, बार्ली, ये हो गया, ये सारे जो क्रॉप्स है ये ज्यादा अफेक्ट होंगे क्लाइमेट चेंज से। पल्सेस एंड ऑयलसीड थोड़ा सा रेजिस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, implementing a plan for alternate choice of crop or cultivar and crop management with respect to actual rainfall situation and soil moisture status, that is known as, अगर जो रेनफॉल स्टेटस देखेंगे और सॉइल स्टेटस, सॉइल के मॉइस्चर स्टेटस देख के हम अगर कुछ प्लान या मॉडिफिकेशन इन आवर क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन सर, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, कॉन्टिजेंट क्रॉप प्लानिंग, प्रिसिशन एग्रीकल्चर। The right answer is contingent crop planning. Next question, thinning is done as a contingent crop planning in which condition? Thinning is done as a contingent crop planning in which condition? Options are delayed onset of monsoon, early season drought, mid season drought, terminal drought. The right answer is early season drought. Next question, which among the following is not an in situ moisture conservation practice? इनमें से कौन सी जो है इन सिटू मॉइस्चर कंजर्वेशन प्रैक्टिस नहीं है? ऑप्शन सर, ऑफ सीजन टिलेज, फार्म पॉन्ड, ब्रॉड बेड एंड फरो, कंपार्टमेंटल बॉन्डिंग। द राइट आंसर इज फार्म पॉन्ड। ओके, फार्म पॉन्ड जो है ये एक एक्स सिटू
मॉइस्चर कंजर्वेशन टेक्निक है, ये सारे जो है ऑक्सीजन टिलेज हो गया, ब्रॉडबैंड फरो हो गया, कंपार्टमेंटल बर्निंग, ये सारे जो है इन सिटू सॉइल कंजर्वेशन, मॉइस्चर कंजर्वेशन प्रैक्टिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज अ क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन स्ट्रेटजी? व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज अ क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन स्ट्रेटजी? ऑप्शंस आर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, conservation agriculture, renewable source of energy, all of the above. The right answer is all of the above. अगर हम कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करेंगे, इसका मतलब क्या है, कार्बन को एटमॉस्फेयर से ट्रैप करके हम अगर प्लांट के द्वारा अगर सॉइल में मिला देंगे, या फिर कंजर्वेशन एग्रीकल्चर करेंगे, हम रेसिड्यू मैनेजमेंट करेंगे फील्ड में, या फिर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करेंगे, तो फिर हम क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट कर सकते हैं। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज ए क्रॉप ग्रोथ सिमुलेशन मॉडल आर यूज्ड फॉर असेसिंग द इंपैक्ट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज ऑन क्रॉप्स? इनमें से कौन सी मॉडल जो है, क्रॉप ग्रोथ मॉडल जो है, वो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट क्रॉप के ऊपर कैसा आ रहा है वो देखने के लिए यूज होता है? ऑप्शन सर डीसैट, ओराइजा, WT ग्रोज, ऑल ऑफ द एबोव। The right answer is all of the above. Next question, which among the following model is used for modeling carbon sequestration in agricultural system? Carbon sequestration agriculture system में modeling करने के लिए कौन सी जो है क्रॉप जो मॉडल यूज होता है? ऑप्शन सर कैंडी, DNDC, सेंचुरी, ऑल ऑफ द above. The right answer is all of the above. ये जो भी मॉडल्स है, कैंडी, DNDC और सेंचुरी, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इन एग्रीकल्चर में ये मॉडलिंग के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर इंटरमिटेंट फ्लडिंग इन राइस? इंक्रीज इन मीथेन एमिशन, डिक्रीज इन मीथेन एमिशन, डिक्रीज इन नाइट्रस ऑक्साइड एमिशन, एंड बोथ A and C. The right answer will be decrease in methane emission. अगर हम इंटरमिटेंट फ्लडिंग करेंगे, मतलब टोटल ग्रोथ पीरियड में हम लोग वहां पे वाटर सबमर्जेंस नहीं करेंगे राइस में, तो वहां पे मीथेन एमिशन हो जो है ड्रास्टिकली रिड्यूस होगा, लेकिन वहां पे नाइट्रस ऑक्साइड एमिशन ज्यादा होगा। नाइट्रस ऑक्साइड एमिशन ज्यादा होगा, मीथेन एमिशन कम होगा, तो राइट आंसर इज डिक्रीज इन मीथेन एमिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर बायोचार? बायोचार के लिए इनमें से कौन सी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है? ऑप्शन सर प्रोड्यूस्ड बाय पायरोलिसिस, कार्बन पॉजिटिव, कार्बन नेगेटिव, बोथ A and C. The right answer is कार्बन पॉजिटिव, ये सही नहीं है। ओके, कार्बन पॉजिटिव किसको बोलेंगे? जो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कंट्रीब्यूट करेगा, जैसे हमारा हो गया फ्यूल्स हो गया, एक्टिविटी जो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रिलीज करता है उसको बोलते हैं कार्बन पॉजिटिव। लेकिन जो बायोचार है वो वहां पे क्या है, हम लोग कार्बन सिक्वेस्टर करते हैं। ओके, वहां पे हम लोग मिटिगेट करने की कोशिश करते हैं, तो वो कार्बन नेगेटिव होता है। एंड बायोचार इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय पायरोलिसिस, सो बोथ ऑफ दिस आंसर्स आर करेक्ट एंड द इनकरेक्ट वन इज कार्बन पॉजिटिव। ओके, बायोचार इज नॉट ए कार्बन पॉजिटिव थिंग. So students, this is all about the 10th mock test of this series. So we'll continue each day as scheduled. Okay, at 7 a.m. and 7 p.m. Both mock tests will be uploaded, will be scheduled each day. So enjoy the mock test and do not forget to subscribe and like the videos and share our channel info with your juniors, with your friends, with your colleagues. Okay, so see you in the next mock test. Till then, bye bye.